आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं। बा माई मदर अ पर्सन अ वुमेन। लर्नर्स, आपको पता होगा आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का वो चेंज हो चुका है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी चेंज हुआ है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस बुक को रिप्लेस कर दिया गया है इस नए बुक से, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको अवेलेबल हो सके। तो चलिए, इस फ्लेमिंगो बुक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से आज हम फर्स्ट देखते हैं बा माई मदर अ पर्सन अ वुमेन, रिटन बाय दर्शन ढोलकिया एंड ट्रांसलेटेड बाय अशोक वैष्णव। लर्नर्स, यह जो स्टोरी है वह बेसिकली गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है दर्शन ढोलकिया के द्वारा, जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में किसके द्वारा? अशोक वैष्णव के द्वारा। स्टोरी में जाने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। जैसे देखिए, व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स, है ना। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई होंगी, उसमें कौन कौन से मेन हैं? जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया होंगी कैसे आपको पोलाइट रहना है, कैसे अपने बड़ों से बात करनी है, कैसे अपने छोटों से बात करनी है। तो ये सब गुड थिंग्स हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाए हैं, या जिसको आपने अपने पेरेंट्स से सीखा होगा। बेसिकली आप उनको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो वही ये सब गुड थिंग्स हैं जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखी हैं। थिंक अबाउट द वे योर पेरेंट्स टीच यू थिंग्स, आर यू फाउंड ऑफ देम। अब उसको सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने इन सब चीज़ों को आपको कैसे सिखाया। आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने आपको एकदम फोर्स ना करके उन्होंने आपको खेलते खेलते या फिर अपने लाइफ से रिलेट करके उसको सिखाया होगा उनको, और जिससे आप उन सबको पसंद करते हैं, है ना। आर यू फाउंड ऑफ देम, क्या आप उन सबको पसंद करते हैं, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। इसको और आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स से क्या क्या चीज़ सीखा और आपके पेरेंट्स ने उन सब चीज़ों को आपको कैसे सिखाया। देखिए, अबाउट द ऑथर। सो ये हमारी ऑथर हैं दर्शन ढोलकिया, ठीक है, ये गुजराती राइटर रही हैं। इसके बारे में देखते हैं, चलिए। दर्शन ढोलकिया इज़ अ वेल नोन कंटेम्प्रेरी गुजराती राइटर एंड क्रिटिक। ये जो है समयकालीन, कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है समयकालीन, गुजराती राइटर और साथ ही साथ एक क्रिटिक रही हैं। सी हैज़ मैनी एसेस टू हर क्रेडिट्स, और उन्होंने बहुत सारे एसेस भी लिखे हैं ना, उनके क्रेडिट में बहुत सारे एसेस भी हैं। सी हैज़ पब्लिश्ड 17 बुक्स इन गुजराती इंक्लूडिंग द ट्रांसलेशन ऑफ कोंकणी नॉवेल कार्मेलिन। उन्होंने कुल 17 बुक्स पब्लिश की हैं, जिसमें एक फेमस कोंकणी नॉवेल है जिसका नाम है कार्मेलिन, वह भी उसमें शामिल है। हर बुक्स नरसिंह चरित्र विमर्शे, नरसिंह मेहता एंड गुजरत्ना सरजोकनु प्राथमिक सूक्ष्मा हैव बीन अवार्डेड बाय गुजराती साहित्य परिषद। और इनके 3 बुक है ना, कौन कौन से बुक? नरसिंह चरित्र विमर्शे, नरसिंह मेहता एंड गुजरात रत्न सरजाकुनु प्राथमिक सूचना, इन सब को गुजराती साहित्य परिषद के द्वारा भी अवार्ड किया गया है ना, इसको सम्मानित किया गया है। शी इज़ आल्सो द रेसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट ट्रांसलेशन कैटेगरी। और इनको 2011 में कार्मेलिन के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला 2011 में। किसके लिए मिला? कार्मेलिन के लिए। बहुत ही बढ़िया इसको ट्रांसलेट किया है उन्होंने, जो एक कोंकणी नावल है कार्मेलिन, इसको पूछ सकते हैं एग्जाम में। बिसाइड शी हैज़ रिसीव्ड डॉक्टर जयंत खत्री बकुलेश अवार्ड फॉर हर नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू गुजराती लिटरेचर। और गुजराती साहित्य में इनके विश्वसनीय योगदान के चलते इनको डॉक्टर जयंत खत्री बकुलेश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नाउ शी वर्क्स
नाउ शी वर्क्स एज द प्रोफेसर इन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी इन कच्छ भुज। और अभी वह एक प्रोफेसर की तरह कार्यरत हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात है ना, गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ हेड में वह कार्यरत हैं प्रोफेसर के रूप में। कहाँ पे? KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी भुज कच्छ में। अब ट्रांसलेटर के बारे में देख लेते हैं जिन्होंने इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गुजराती से। तो हमारे ट्रांसलेटर है मिस्टर अशोक वैष्णव इज़ एन अहमदाबाद बेस्ड रिटायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ये एक अहमदाबाद में रहने वाले एक रिटायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। इन हिज लॉन्ग कैरियर स्पैनिंग ओवर 38 years he worked in small to medium to large engineering companies as freelance trainer and a process facilitator। इन्होंने अपने 38 साल के कैरियर में स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज है ना, छोटे से मध्यम से बड़े इंजीनियरिंग कंपनीज में इन्होंने फ्रीलांस ट्रेनर के रूप में इन्होंने काम किया। फ्रीलांस ट्रेनर क्या होता है? जो स्वच्छंद कार्यकर्ता होते हैं ना, जो स्वच्छंद काम करते हैं उनकी तरह इन्होंने कार्य किया और प्रोसेस फैसिलिटेटर के रूप में इन्होंने कार्य किया। नाउ इस चैप्टर में जाने से पहले हम इस आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस स्टोरी के बारे में और क्लियर हो सके। सो लर्नर्स, द प्रेजेंट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम हर बुक परिचय पर्व अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ अ बुके ऑफ इंट्रोडक्टरी पेन पोर्ट्रेल्स एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। यह जो आर्टिकल है वह उनके बुक, कौन से बुक? परिचय पर्व। उन्होंने कितने बुक लिखी हैं? 17 बुक लिखी है। उनमें से एक परिचय पर्व जो है अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशिप, उसमें का एक पार्ट है जो कि है एक बुके मतलब गुलदस्ता की तरह है। पेन पोर्ट्रेल्स एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी है ना। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी में कौन हो सकते हैं? क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। डिस्टिल्ड फ्रॉम सब्टल ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर लाइव्स मेड बाय द ऑथर, और उनके लाइफ से प्रेरित होकर उनके लाइफ के सूक्ष्म जो निरीक्षण करके इन्होंने एक संग्रह, एंथोलॉजी मीन्स क्या होता है? रचना संग्रह होता है। उसमें से इन्होंने यह आर्टिकल को लिया है। यह कौन से बुक का आर्टिकल है? परिचय पर्व, जिसमें उन्होंने जो कैरेक्टराइजेशंस हैं ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के उनके पेन पोर्ट्रेल्स को यहाँ पे लिया गया है, उसमें से यह पार्ट है। ठीक है, देखिए, दिस आर्टिकल पोर्ट्रेज द ऑथर्स मदर रसिक बाला ढोलकिया। यहाँ पे जो मदर हैं, कौन है उनकी मदर? रसिक बाला ढोलकिया। ये नाम आप याद रखेंगे, रसिक बाला ढोलकिया उनकी मदर का नाम है, ऑथर की मदर का नाम है। जो यह स्टोरी है पूरा इसी के अंडर रिवॉल्व करती हैं। द ऑथर डिलिनिएट्स हर मदर्स वे ऑफ इंस्टिलिंग द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम इन हर। इस आर्टिकल में लेखिका अपने माँ के द्वारा अपने बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मसम्मान की भावना है ना, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने के तरीकों को चित्रित करती हैं कि उनकी माँ ने इनमें कौन कौन से जो अच्छे गुण हैं उनको डाला। इसमें उन्होंने इस सब के बारे में बात की है। It brings out the significance of a mother's role in the process of socialization of children in the context of Indian family system। और यह स्टोरी बेसिकली उस माँ के रोल को भी दर्शाता है जो एक बच्चे के सोशलाइजेशन, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारतीय परिवार प्रणाली में। ठीक है, It also defines mother as the person in whom life receives a form suitable for living in this world। और यह स्टोरी माँ को एक ऐसे रूप में परिभाषित करती है जिससे हम अपने जीवन में
बहुत सारे अनुकूल या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गेट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनसे प्राप्त करते हैं। इस तरह से भी मदर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है हमारी ऑथर दर्शन ढोलकिया के द्वारा। उनकी मदर का नाम क्या है? रसिक बाला ढोलकिया। ओके लर्नर्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बा माई मदर अ पर्सन अ वुमेन is a beautiful account of a girl talking about her late mother and fondly remembering everything about her। तो ये जो आर्टिकल है बा माई मदर पर्सन वुमेन, ये बहुत ही सुंदर अकाउंट है, बहुत ही सुंदर लेख है एक बच्ची के द्वारा, है ना, एक बेटी के द्वारा अपनी मृत माँ के लिए, लेट मदर अपनी मृत माँ के लिए, और प्रेम पूर्वक उनको याद करने के लिए, है ना, जो भी चीज़ उन्होंने उनसे सीखा सबको उन्होंने इस पोयम में याद किया है और उन्होंने उसको ब्यूटीफुली उन्होंने चित्रित किया है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट पेरेंट्स, और यह कहानी है हमारे पेरेंट्स की। हु आर आवर हीरोज़, जो हमारे हीरोज़ होते हैं, जो हमारे नायक होते हैं। बा द वुमेन इन द कॉन्टेक्स्ट हियर वॉज अ रियल लेजेंड, अ परफेक्ट वाइफ, डॉटर, सिस्टर एंड मदर। और जो बा हैं, बा मीन्स पोएटिस की जो मदर है, वह इस कहानी में है, वही क्या है? अ रियल लेजेंड, वही इस कहानी की मेन नायिका है, जो है एक परफेक्ट वाइफ मतलब जो एक परफेक्ट वाइफ है, साथ ही साथ एक परफेक्ट डॉटर है, एक परफेक्ट सिस्टर है और एक परफेक्ट मदर है। तो यही इस स्टोरी की रियल हीरो हैं। बा was not just the center of the family, but when it came to the author, she was the center of her world। तो यहाँ पे बा जो है ना, उनकी मदर रसिक बाला ढोलकिया, वह सिर्फ इस फैमिली की सेंटर नहीं है, फैमिली का केंद्र नहीं है, बल्कि जब यह बात ऑथर के रूप में आती है ना, ऑथर के ऊपर आती है दर्शन ढोलकिया के, तो वह क्या है? उनकी दुनिया का, है ना, शी वाज द सेंटर ऑफ हर वर्ल्ड, उनकी दुनिया का केंद्र है। मतलब उनकी दुनिया भी किनसे बनी है? मान के चलिए यहाँ पे उनके मदर रसिक बाला ढोलकिया से बनी है। दिस स्टोरी इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ द डेली हार्ड वर्क, चैलेंजेस एंड द ट्रियम्फ ऑफ द ऑथर्स मदर। यह जो स्टोरी है, यह एक प्रमाण है ना, यह एक प्रमाण है ऑथर की मदर की डेली हार्डवर्क का, उन्होंने जो दैनिक मेहनत करते हैं उनके हार्डवर्क का, साथ ही साथ चैलेंजेस का, उनकी चुनौतियों का, और जो उन चुनौतियों से उनकी जो जीत हुई है उनका एक तरह से प्रमाण है यह स्टोरी। द स्टोरी टॉक्स अबाउट ओवरलास्टिंग वैल्यूज, अफेक्शन एंड लव एज दर्शन ढोलकिया इंट्रोड्यूसेस द रीडर्स टू बा। और ये स्टोरी एक शाश्वत मूल्य, ओवरलास्टिंग वैल्यूज, शाश्वत मूल्य के बारे में बात करती है। अफेक्शन है ना, प्यार, स्नेह, इस सब के बारे में भी बताता है, जो कि दर्शन ढोलकिया जब आप रीडर्स को, है ना, इस स्टोरी के रीडर्स को बात से इंट्रोड्यूस करती हैं। आई होप लर्नर्स, ये इसका जो थीम है आपको समझ में आ गया होगा इस स्टोरी का। ये बेसिकली एक मदर के बारे में है जो अपनी बेटी के जो है सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उनकी बच्ची जो है दर्शन ढोलकिया उनके दुनिया का केंद्र है, उन्हीं के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बा माई मदर अ पर्सन अ वुमेन, ट्रांसलेशन बाई अशोक वैष्णव। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है? अशोक वैष्णव के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। एन ओरिजिनली गुजराती आर्टिकल, जो बेसिकली गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है दर्शन ढोलकिया के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर बोलती हैं, दर्शन ढोलकिया बोलती हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव मेट मैनी पीपल, गेटिंग एक्वेंटेड विथ सम एंड नोइंग अदर्स इंटीमेटली। ऑथर बोलती हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिला, है ना, बहुत से लोगों से परिचित हुई। एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना, और बहुत सारे लोगों को
जानी और इंटीमेटली एकदम जो है क्लोज तरीके से मैंने उनको जाना। वेन एवर आई गो डाउन मेमोरी लेन आई सी ऑल दिस फेसेस, और जब भी मैं अपने पुराने यादों में जाती हूँ तो मुझे इन सब के फेसेस दिखाई देती हैं। बट देयर इज़ वन फेस दैट स्टेज अपर मोस्ट इन माई मेमोरी, लेकिन इन सब के अलावा एक और ऐसा फेस है, एक ऐसा चेहरा है जो मेरे मेमोरी में है ना, मेरी याददाश्त में सबसे ऊपर है। दैट ऑफ माई मदर बा, और वो जो फेस है ना, जो चेहरा है वो किनका है? मेरी माँ, मेरी बा का। गुजराती लैंग्वेज में मदर को ही क्या बोला जाता है? बा बोला जाता है। It has been over a decade since she passed away, but even today I look back to see her as a person, as a woman. उनकी मृत्यु को है ना, उनकी मृत्यु को लगभग ओवर अ डिकेड मतलब 10 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी है ना, बट इवन टुडे, लेकिन मैं आज भी उनको एक पर्सन के रूप में देखती हूँ। एक पर्सन मतलब जो जिंदा है, एक वुमेन के रूप में मैं आज भी उनको देखती हूँ। In fact, my current perspective of her is far more objective than it was then. दरअसल उनका जो आज का नज़रिया है, ऑथर का जो आज का नज़रिया है अपनी मदर के प्रति, वो पहले से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है ना, एकदम निष्पक्ष है। पहले की तुलना में जब वो छोटी थी उससे ज़्यादा उनकी मदर की मेमोरी, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो दृष्टिकोण है अपनी मदर के प्रति, वो बचपन से ज़्यादा आज निष्पक्ष है। नाउ दैट शी इज़ फिजिकली नॉट बिसाइड्स मी, द डिफरेंट facet of her personality at different levels keep unfolding in front of me. भले ही आज वह उनके सामने फिजिकली है ना, शारीरिक रूप से वो उनके बगल में नहीं हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंट फैसेट है ना, उनकी जो पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व के जो डिफरेंट जो फलिकाएँ हैं, फैसेट में से होते हैं फलिकाएँ, एट डिफरेंट लेवल्स कीप अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो उनकी पर्सनालिटी के जो चीज़ें हैं वो आज भी उनके सामने अनफोल्ड हो रही हैं। अनफोल्ड होने मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ उनके बारे में देखा, उसको आज के समय में और अच्छे से वह समझ पा रही हैं, उसको आज और अच्छे से अनफोल्ड कर पा रही हैं, रिवील कर पा रही हैं। आई वॉज बॉर्न वेन बा वॉज 39 ईयर ओल्ड। ऑथर बोलती हैं कि उनका जन्म कब हुआ? जब बा, उनकी मदर 39 ईयर्स ओल्ड है ना, 39 ईयर्स ओल्ड थी तब उनका जन्म हुआ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीरियड, और उस समय व्हेन चाइल्ड मैरिज वाज अ कॉमन कन्वेंशन ना, उस समय जिस समय चाइल्ड मैरिज एक सामान्य रीति रिवाज होता था, उस समय इनका जन्म 39, जब उनकी मदर 39 ईयर्स ओल्ड थी तब उनका जन्म हुआ। दैट एज कुड फेयरली बी टर्म्ड एज ओल्ड एज, और उस एज को आज के समय में हम बोल सकते हैं एक ओल्ड एज है ना, वृद्ध अवस्था हम बोल सकते हैं आज के एज में। माई 2 एल्डर ब्रदर्स वर मच ओल्डर दैन मी, और जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे जो 2 भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, वो मुझसे काफ़ी बड़े थे। मच ओल्डर दैन मी। आई कैरी डिम मेमोरीज ऑफ माई ब्यूटीफुल ड्रेस्ड मदर, और मुझे अपनी ब्यूटीफुल ड्रेस्ड मदर के बारे में कुछ ही धुंधली यादें हैं, है ना, एकदम उनका जो याद है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, वो कुछ धुंधली हैं, डीप मेमोरीज हैं, जो धुंधली यादें हैं वो अपने मदर के बारे में हैं। Widowhood descended upon Ba at the age of 44 when I was merely 5 years old. और जब वो 44 ईयर्स की हुई उनकी मदर, तभी उनको विडो मतलब विधवापन उनके ऊपर आ गया, मतलब उनके फादर, उनके हस्बैंड, उनकी मदर के हस्बैंड का डेथ हो गया, और वो 44 की एज में ही क्या हो गई? विडो हो गई, विधवा हो गई। जब ऑथर कितने साल की थी? व्हेन आई वॉज मेरली 5 ईयर्स ओल्ड, और मैं जब केवल 5 वर्ष की थी तभी मेरी माँ विधवा हो गई। मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, और उस दिन का है ना, जिस दिन उनके
पिता की डेथ हुई थी, उनके फादर की डेथ हुई थी, उस दिन के इवनिंग शाम का जो याद है वो अभी भी उनके माइंड में फ्रेश है। इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ भास लाइफ, और वह उनके फादर, उनके भास की अंतिम संध्या थी, है ना, लास्ट इवनिंग थी उनके फादर के लाइफ की। इन द हॉस्पिटल्स ग्लूमी लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स द लाइट ऑफ भास लैम्प ऑफ लाइफ वॉज स्लोली बट इनएविटेबली फेडिंग आउट। हॉस्पिटल के जो ग्लूमी मलिन लाइट हैं इलेक्ट्रिक लैम्प्स के जो जल रहे थे, उसमें उसके साथ ही द लाइफ ऑफ भास लैम्प मीन्स मेरे फादर के लाइफ का लैम्प भी जो है ना, मेरे फादर के लाइफ का लैम्प जो है दिया भी धीरे से बुझ रहा था, बट इनएविटेबली मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। फेडिंग आउट, बुझ रहा, फेडिंग आउट मीन्स होता है बुझना, बुझ रहा था। द पैथोस ऑफ इम्पेंडिंग पार्टिंग वॉज स्प्रेडिंग ऑन बास फेस। जो इम्पेंडिंग पार्टीशन के जो पीड़ा है, पैथोस मीन्स होता है पीड़ा, दर्द, वो माँ के फेस पे पूरा फैल गया था ना, उनके फेस से पूरा उनके फेस से क्या डर दिखाई दे रहा था। जो इम्पेंडिंग पार्टीशन है उनके हस्बैंड से, वह उनके फेस पे पूरा छा गया था। Engulfed in the sense of impending tragedy, I stood there clinging to the partition of the hospital room. अटल जो इनका जो बिछड़ने वाला था उनसे व्याप्त उनकी मदर वहाँ पे खड़ी थी, जो ट्रेजेडी वहाँ पे पूरा फैला हुआ था। उसी समय आई स्टूड देयर क्लिंजिंग टू द पार्टीशन ऑफ द हॉस्पिटल रूम, और हॉस्पिटल रूम के पार्टीशन पे मैं उस समय खड़ी थी जिस समय यह सब घटना हो रही थी, जिस समय उनके फादर की डेथ हो रही थी, और उनके मदर के फेस पे जो इम्पेंडिंग पार्टीशन का जो पैथोस है, डर है, वो उनके मदर के फेस पे पूरा स्प्रेड हो रहा था, उनके चेहरे पे फैल रहा था। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग until her death, Ba remained clad in a borderless black sari, light blue blouse, unadorned hands, nose and ears. और उस दिन की अगली सुबह से लेकर अपनी मृत्यु तक, है ना, उनकी मदर की डेथ तक, बा जो है उनकी मदर, बा रिमेंड क्लैड इन अ बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी, तब से लेकर अपनी मृत्यु तक वह एक बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी, है ना, बॉर्डरलेस मीन्स जिसमें बॉर्डर नहीं होता, उस प्रकार की काली साड़ी में वह अपने पूरे जीवन भर रही। लाइट ब्लू ब्लाउज, उसके साथ लाइट ब्लू ब्लाउज, अनअडॉर्न्ड हैंड्स, नोज एंड ईयर्स, न उनके हाथ में कुछ थे, ना ही उनके नोज में, ना ही कुछ ईयर में। बियर फीट एंड अनरूली, और उनके चप्पल, यहाँ तक कि वह चप्पल नहीं पहनती थी, बेयर फुट नंगे पैर थी। ऑयल फ्री डाई हेयर, और उनके जो बाल वगैरह भी वह नहीं बनाती थी। उनके हस्बैंड के डेथ के बाद से लेकर अपनी मृत्यु तक वो इस प्रकार से रही। सो दिस वाज हर कंडीशन आफ्टर हिज हस्बैंड्स डेथ और ऑथर्स फादर्स डेथ। ठीक है। मोर देन कन्फर्मेंस टू द सोशल कन्वेंशन, दिस स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय साइलेंस रिवोल्ट अगेंस्ट हर फेट। इन सब सामाजिक कन्वेंशन मतलब मानक जो है, रीति रिवाज से आज्ञा पालन के लिए, दिस स्टेज ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड साइलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट हर फेट, वो अपने मदर के वह जो स्थिति थी, उनकी स्थिति उस समय अपने फेट से अगेंस्ट रिवोल्ट कर रही है, अपने भाग्य के प्रति विरुद्ध वह रिवोल्ट कर रही थी। हाउएवर दिस नेवर अफेक्टेड बास पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हालांकि यह सब चीज़, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और साथ साथ उनके जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ बदल जाने के बाद में भी बाकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है ना, जीवन के प्रति उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, नज़रिया था, वह उनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ। बास अनवेयरिंग कमिटमेंट टू लाइफ वॉज ऑल फॉर हर 3 चिल्ड्रन, और जो पूरी जो जिंदगी है उन्होंने अपने 3 बच्चों के लिए, है ना, कौन कौन, हमारी ऑथर
दर्शन ढोलकिया साथी सन के 2 एल्डर ब्रदर्स, उनके लिए वह कमिटमेंट थी पार्टिकुलरली मी, और विशेष रूप से मेरे लिए वह कमिटेड थी अपनी लाइफ में। डिस्पाइट बीइंग इमोशनली शैटर्ड बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बा रिमेन कंपोज्ड टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। अपने हस्बैंड के डेथ से वह इमोशनली शैटर होने के बावजूद, इमोशनली शैटर्ड मीन्स है यहाँ पे वेरी अपसेट, शैटर्ड मीन्स होता है वेरी अपसेट होने के बावजूद भी, बाय एकदम है ना, बा रिमेंड कंपोज्ड टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, अपने लाइफ तक वह एकदम कंपोज्ड, एकदम संयमित वह रही, है ना, इन सब के बावजूद भी वह अपने पूरे टिल हर लाइफ एकदम संयमित रही। एज अ स्किलफुल होम मेकर एंड a caring mother, she kept her busy with embroidering, saving and weaving to instill all these skills in me। जैसे कि एक स्किलफुल होम मेकर है ना, गृहिणी जिस प्रकार से करती है, और एक कैरिंग मदर जिस प्रकार से अपने आप को बिजी रखती है, किसमें, एम्ब्रॉयडरिंग, जो कारीगरी करना, सेविंग सिलाई करना, और वीविंग कपड़े बुनना, इस सब कार्य में वो अपने आप को बिजी रखती थी। टू इंस्टिल ऑल दिस स्किल इन मी, क्यों, ताकि ये सब जो स्किल्स हैं वो मुझ पे आ सके, मुझ पे मतलब ऑथर पे आ सके, है ना, मतलब वो हस्तांतरण कर सकती हैं, वो उनको सिखाना चाहती हैं ये सब उनके सामने करके, ताकि मैं भी वह सब चीज़ें सीख जाऊं। देन आई रिमेंबर एन एक्सीडेंट व्हेन डॉक्टर चंद्र जोशी, अ renowned academician of Kutch, was visiting our home. Ba had embroidered welcome and please be seated on the cushion covers। तो मुझे याद है एक बार डॉक्टर चंद्र जोशी, है ना, एक रिनाउंड मतलब जो जाने माने एकेडमिशियन है, एकेडमिशियन मीन्स जो शैक्षणिक संस्थान के, है ना, कच्छ के शैक्षणिक संस्थान के जो हेड हैं, वह उनके यहाँ आए थे। बा हैड एम्ब्रॉयडर्ड वेलकम एंड प्लीज़ बी सीटेड ऑन द कजन कवर्स, और उस समय बा ने हमारे कजन कवर में, है ना, जो गद्दे हैं, सोफे के गद्दे हैं, उस पर क्या क्या लिखा था, वेलकम एंड प्लीज़ बी सीटेड, ऐसा उन्होंने एम्ब्रॉयड किया था, जो कजन्स पे हैं उस पर इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे लिखा था, एम्ब्रॉयडरी कर उन्होंने कारीगरी उसमें की थी। वाइल टेकिंग अ सीट ऑन दैट चेयर, डॉक्टर जोशी जॉयफुली कमेंटेड, और जिस समय वह उस कुर्सी में बैठ रहे थे, है ना, जिसमें इस प्रकार से वेलकम और प्लीज़ बी सीटेड एम्ब्रॉयड्रेड किया गया था ऑथर की मदर के द्वारा, रसिक वाला ढोलकी के द्वारा, तो जिस समय वो बैठ रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ बोली, डॉक्टर चंद्र जोशी ने क्या बोली, क्या बोले वो, नाउ नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय एनी वन टू वेलकम गेस्ट इन हर हाउस। तो बोले अब आपके घर में किसी को भी अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो कजन्स हैं, कजन्स कवर्स है, उसमें वेलकम और प्लीज़ बी सीटेड लिख लिया है। इसीलिए डॉक्टर चंद्र जोशी ने ऐसा कहा कि अब आपके घर में किसी को भी अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी रिडल्ड विथ डॉगमा एंड ट्रेडिशन, इस प्रकार की सोसाइटी जो डोगमा मतलब बिलीफ्स जो हैं, विश्वास, और ट्रेडिशन संस्कृति में पैदा होना, सीड्स ऑफ एस्पिरेशंस मीन्स आकांक्षा, अवेयरनेस जागरूकता, ऑफ बीइंग अ वुमेन वर इंस्टिंक्टिवली सोन बाय द साइलेंट फर्मनेस ऑफ माय मदर, और इन सब चीज़ों पे कैसे जीना है, यह किनके द्वारा मुझे सिखाया गया था, मेरी मदर के द्वारा। फर्मनेस मतलब एकदम कठोरता से, मतलब शांति तरीके से, एकदम शांत रूप से उनके द्वारा इनको सिखाया गया था ऑथर को। Whenever Ba perceived pity or sympathy for me in the eyes of others, she would tenderly take away the pain of her absence of my fathers from those moments। तो जब भी बा देखती कि दूसरे जो हैं
दूसरे की आंखों में मेरे लिए पीटी, पीटी मतलब करुणा या सिंपैथी, सहानुभूति देखती, तो शी वुड टेंडरली टेक अवे द पेन ऑफ एब्सेंस, तो वह अपने मन से मेरे फादर के एब्सेंस, अनुपस्थिति का जो दर्द है उसको उस मोमेंट से वह हटा देती। दिस वॉज हर वे ऑफ इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम इन मी, और यही उनका तरीका है कि मुझे किस प्रकार से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की भावना को मुझ में डालने की डालने का उनका तरीका है ना, उनको सिखाने का मेरी मदर का यह तरीका था। जब भी कोई ऐसा देखता था तो वह बोलते कि तुम खुद में ही काबिल हो, ऐसा करके वह उसका सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ स्टीम को वह बढ़ाती थी। इन दैट ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीरियड, और उस समय की जो रूढ़िवादिता और जो कंजर्वेटिव पीरियड था, उस समय विडो हैड टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू डार्क एंड डिंजी रूम्स वेयर इन नॉट अ सिंगल रे ऑफ सन वुड टच देयर फीट। उस समय, उस रूढ़िवादी समय में, जिस समय विडोज़ को अपने आप को एक बंद कमरे में, डिंजी रूम्स है ना, तहखाने में रखा जाता था, जहाँ पे सन का एक सिंगल रे, जहाँ पे सूर्य की एक रोशनी भी वहाँ पे नहीं पहुँच, उनके पैरों को नहीं छू पाती। एवरी इवनिंग बा वुड होल्ड माई हैंड एंड टेक मी टू द मेन गेट ऑफ आवर हाउस, तो हर शाम को मेरी माँ जो है उस समय में, उस पीरियड में, जो जिस समय ऑर्थोडॉक्स, जो रूढ़िवादिता और कंजर्वेटिव जो समय था, उस समय एवरी इवनिंग है ना, हर शाम को मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने घर के मेन गेट के बाहर ले जाती थी। दैट ओपनड इनटू द पब्लिक रोड टू सिट देयर फॉर अ वाइल, और उस पब्लिक रोड पे जाके हम थोड़ी देर बैठ जाते थे। टुडे आई टेक even more pride in Ba's revolts against dogmas and the convention of her time than I did then. आज मुझे अपनी माँ के ऊपर और ज़्यादा प्राइड और ज़्यादा मुझे गुरूर होता है कि उन्होंने उस समय की जो डॉगमाज है, उस समय की जो बिलीव्स थी और जो रूढ़िवादिता थी, उसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया। इस प्रकार से रिवोल्ट किया जहाँ पे विडोज़ को, विधवाओं को इस प्रकार से रखा जाता था डार्क डिंजी सेल्स में, रूम्स में। वहाँ पे मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के पब्लिक रोड पे जाके थोड़ी देर बैठते थे। तो आज मेरा उनके प्रति जो गुरूर है वो और बढ़ गया, जितना मुझे उस समय था जब मैं छोटी थी। एज आई ग्रू अप, बास पर्सोना टू ग्रू लाइक अ ह्यूज ट्री इन माई माइंड। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी माँ की जो पर्सनालिटी थी है ना, जो पर्सोना थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो भी धीरे धीरे एक पेड़ की तरह बड़ा होता गया। टेकिंग मी टू स्कूल, पुटिंग कवर्स on my new notebook, affectionately caressing them while doing so, teaching me not to shed tears on my disappointment in life. मुझे स्कूल ले जाना और मेरे नोटबुक पे कवर चढ़ाना, और कवर चढ़ाने के बाद उसको अपने हाथ से ऐसे केयर करना, और मुझे छोटी छोटी बातों में, माइनर डिसअपॉइंटमेंट, छोटी छोटी निराशा में आंसू न बहाने के लिए प्रेरित करना। इंस्पायरिंग faith in God to seek solution to any foreseen challenges, but nurtured me with love, affection and care. ये सब चीज़ें, चाहे वो मुझे स्कूल ले जाना हो, या मेरे नोटबुक पे कवर चढ़ाना हो, और मुझे या सिखाना हो कि छोटे छोटे जो डिसअपॉइंटमेंट हैं उस पर आंसू नहीं बहाते, और भगवान पे विश्वास दिला, और सलूशन ढूंढना जो अभी हुआ नहीं है, उन चीज़ों से टैकल करने के जो चैलेंजेस हैं, है ना, चैलेंजेस से टैकल करने के जो तरीके हैं, इस प्रकार से उन्होंने मुझे सिखाया। और धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती तब यह मुझे समझ में आता गया। बा नर्चर्ड मी विथ लव, अफेक्शन एंड केयर, और माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से, अफेक्शन से, स्नेह से और केयर से मुझे बड़ा किया। नर्चर मीन्स होता है पालना, है ना, पालन पोषण करना। हेल्पिंग हर इन द किचन वॉज अ लेसन इन ह्यूमिलिटी, और साथ ही उनकी किचन में उनकी मदद करना एक तरह से अपमानजनक था, एक ह्यूमिलिटी थी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है अपमान। आई कुड नेवर आस्क हर व्हाट शी नीडेड, और मैं उनसे कभी नहीं पूछ सकती थी कि उनको क्या चाहिए था। आई वॉज सपोज
supposed to not only anticipate her needs but also fulfill them instantly। और मुझे सिर्फ इसलिए खड़ा किया जाता था ताकि मैं उनकी ज़रूरतों को बढ़ाऊं और साथ ही उनको पूरा कर सकूं। एनी सिप इन Any slip in manners or in work was punished by her refusal to speak with me। और कोई भी गलती है ना, कोई भी गलती मैनर में हो चाहे काम में हो, वो सब वह किनके द्वारा उसको पनिश करती थी? रिफ्यूज़ल टू स्पीक, उनसे बात ना करके वह उसको पनिश करती थी। जैसे उनसे कुछ गलती हो भी जाती थी चाहे वर्क में या फिर कुछ तरीक़ों में, तो वह उनसे बात नहीं करके उनको पनिश करती थी, ऑथर को। आफ्टर मच कैजुअलिंग मीन्स मनाना, शी वुड स्टार्ट टू कंजर्व बट इन शॉर्ट क्रिस्प सेंटेंस। बहुत मनाने के बाद में बात तो करती लेकिन बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे वाक्य में वह बात करके उसको टाल देती, मतलब वह रिफ्यूज़ करती बात करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए वह ऐसा करती थी। नो चॉइस ऑफ फूड वॉज एवर एंटरटेन्ड इन मील्स, और किसी भी प्रकार का फूड खाना भी हमें एंटरटेन नहीं करता था खाने भोजन में। वाट एवर वॉज सर्व्ड हैड टू बी कंज्यूम्ड, जो भी उनको परोसा जाता था उनको खाना होता था ताकि उनकी मदर उनसे नाराज़ ना हो, उनसे बात करना मत बंद करें। हर रिस्पॉन्स टू माई रिफ्यूज़ल टू ईट सर्टेन फूड्स वॉज, इफ़ यू ईट लेस नाउ योर स्टमक विल बी बेटर। तो वह बोलती, जब भी मैं खाने के लिए मना करती तो वो बोलती कि अगर तुम इफ़ यू ईट लेस, अगर तुम आज खाना कम खाओगी तो तुम्हारा पेट और बढ़िया हो जाएगा, मत खाओ, ऐसा करके वह उनको ताना दे के सिखाती थी। अपॉन रिटर्निंग होम फ्रॉम अ ट्रिप आउटसाइड वी वर एक्सपेक्टेड टू इमीजिएटली चेंज फ्रॉम फॉर्मल ड्रेस टू रूटीन कैजुअल वेयर। और कहीं से भी जब हम वापस आते हैं कोई भी ट्रिप या कोई स्कूल से, तो हमसे यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम उस कपड़ों को तुरंत, फॉर्मल ड्रेस को तुरंत चेंज करें, किसमें? कैजुअल वियर में उसको चेंज करें, या उनका ट्रेडिशन था मान के चलिए उस घर का। द फार्मर क्लोथ्स हैड टू बी फोल्डेड करेक्टली एंड पुट अंडर द मैट्रेस फॉर प्रेसिंग। और जो फार्मल ड्रेस हम पहन के आए थे उसको फोल्ड करके कहाँ पे रखा जाना चाहिए? मैट्रेस पे, ना, चटाई पे उसको बिल्कुल रख दिया जाना चाहिए प्रेसिंग के लिए। तो यह उनका ट्रेडिशन था, रोज़ जब भी वो आते थे तो घर में उनको फॉर्मल ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं थी, जो कैजुअल वियर है उसको पहन के उनको घूमने की इजाज़त थी। ये उनकी मदर की ट्रेडिशन थी। नोट अ मोमेंट्स डिले वॉज एक्सेप्टेड फॉर दिस टास्क। और इस काम के लिए बिल्कुल भी एक समय का, एक क्षण का भी डिले उनको बर्दाश्त नहीं होता था। एंड इफ़ एट ऑल आई डिलेड द टास्क बा वुड नॉट स्कोल्ड मी। और मान लो जाए कभी ऐसा गलती हो जाती है, कभी मुझे कुछ काम की वजह से डिले हो जाता था, तो बा मुझे स्कोल्ड नहीं करती, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, बट वुड टेक इट अपॉन हर सेल्फ टू कंप्लीट द टास्क। और वो मुझे डांटती नहीं थी, वह खुद वह काम अपने ऊपर लेके उस काम को पूरा कर देती थी, कंप्लीट द टास्क। द रिजल्टिंग ह्यूमिलिएशन वाज हर वे ऑफ पनिशमेंट। और इस प्रकार का जो ह्यूमिलिएशन है, अपमान करना है, वही उनका पनिश करने का तरीका है ना, उनकी पनिशमेंट, उसको दंड देने का वो उनका यह तरीका था ऑथर को। बास सिंपल मैक्सिम वाज, इन आवर एब्सेंस टू आवर एग्जिस्टेंस शुड बी फेल्ट एंड नोटिस्ड। बाक एक सिंपल है ना, एक सामान्य सूत्र था, वो सूत्र क्या था? इन आवर लाइफ, इन आवर एब्सेंस टू आवर एग्जिस्टेंस शुड बी फेल्ड एंड नोटिस। तो हमारे अनुपस्थिति में हमारी एग्जिस्टेंस को भी लोगों के द्वारा अनुभव और नोटिस किया जाना चाहिए। दैट वाज अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और इसी का नाम ही एक डिसिप्लिन लाइफ है, इसी का नाम ही एक अनुशासित जीवन है। Following traditions of her time in the presence of elder members of the family, Ba would not exchange a single word with her children। उस समय के जो ट्रेडिशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो एल्डर्स थे, उनसे बड़े जो लोग थे, मेंबर थे फैमिली के, उनके सामने बा अपने बच्चों से, है ना, विद हर चिल्ड्रन, एक भी शब्द वहाँ पे बात नहीं करती थी इन रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स।
वी वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द एल्डर्स और बी सीटेड ऑन द फ्लोर। और हम सबको वहाँ पे शांत खड़े होने के लिए बोला जाता था, या फिर अपने एल्डर्स के सामने शांत खड़े होने के लिए बोला जाता था, और भी सीटेड ऑन द फ्लोर, या फिर ज़मीन पे बैठने के लिए बोला जाता था। बा टू डिड द सेम, और बा भी ऐसा ही करती थी। चेयर्स और सोफाज वर बियॉन्ड इमेजिनेशन, और उनके लिए, उनकी मदर और उनके लिए जो चेयर थे, है ना, कुर्सी और जो सोफ़ा थे, वो उनके इमेजिनेशन से परे थे। शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर अस एंड हर मेथड ऑफ टीचिंग वॉज प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। और वह एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। और उनकी जो सिखाने के जो तरीके थे, उनमें एक चीज़ था, क्या है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच का अर्थ है बोलने से पहले उसका प्रैक्टिस करो, है ना। प्रवचन देने से पहले खुद उसका प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज़ बोलना है आपको, उसको सिखाना है, तो सबसे पहले उसको खुद अपने ऊपर अमल में लाओ, ऐसा उनका तरीका था। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल टाइम व्हेन बा मेड एनीवन सिट एंड लिसन टू हर। मुझे एक भी समय ऐसा याद नहीं जब माँ ने किसी को मजबूर किया हो उनके सामने बैठे और उनको सुनने के लिए। अकॉर्डिंग टू हर, लर्निंग वॉज एन इंस्टिंक्टिव एंड वॉलेंटरी प्रोसेस। उनके अनुसार जो सीखना है वो खुद के अंदर इंस्टिंक्टिव है ना, एक इंस्टिंक्टिव और वॉलेंटरी स्वयं से की जाने वाली प्रक्रिया है। इन द टीचिंग वॉज नॉट अ प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग बट दैट ऑफ इंस्टिलिंग। और उनके हिसाब से जो सिखाना है वो एक प्रोसेस नहीं है इम्पोजिंग, किसी के ऊपर थोपने का, बल्कि द आर्ट ऑफ इंस्टिलिंग। इंस्टिलिंग मीन्स इनकैलकुलेट करना, है ना, प्रेरित करना, मन से सिखाना। उनके हिसाब से सिखाना उसको बोलते हैं, किसी को थोपना सिखाना नहीं है, बल्कि उनको मन में बिठाना ही सिखाना है। बा was brought up in a rustic ambience. Her education ended after 7th grade. और बा का जो जीवन था वो रस्टिक एम्बियंस, रस्टिक एम्बियंस मीन्स होता है एकदम गांव वाली स्थिति में उनका पालन पोषण हुआ, और उनके एजुकेशन जो है 7th स्टैंडर्ड के बाद में ख़त्म हो गई। आफ्टर हर मैरिज शी मूव टू भुज, है ना, उनकी शादी के बाद में वह भुज चली गई। कंसिडर्ड अ बिग सिटी देन, उस समय भुज को बहुत बड़ी सिटी माना जाता था। हर लाइफ रिवॉल्व अराउंड द डोमेस्टिक कोर्स, और उनका पूरा जीवन गांव की स्थिति में ही बीत गया। डिस्पाइट दिस, शी कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू एवरी स्फेयर ऑफ हर फैमिलीज लाइफ। इसके अलावा उन्होंने अपनी फैमिली के सारे क्षेत्र में, है ना, चाहे उनकी मदर हो, उनके फादर, उनके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो, सबके स्पेयर में, सबके क्षेत्र में, स्पेयर में क्षेत्र उन्होंने अपना योगदान दिया। बा हैड इनेट कॉन्फिडेंस विच रिमेंड अनशेकन टिल द एंड, है ना। बा के अंदर एक अंदर से, है ना, जन्मजात क्या था, कॉन्फिडेंस था, जो उनकी मृत्यु तक बिल्कुल अडिग रही। आई रिकॉल एन इंसिडेंट वेयर शी वॉज कॉल्ड टू माई स्कूल फॉर अ माइनर ट्रांसग्रेशन ऑफ माइंड। मुझे एक बार का बात याद है जब मुझे मेरी छोटी सी गलती के लिए स्कूल बुलाया गया था मेरी माँ को। इस बा एंड आई वेटेड आउटसाइड द प्रिंसिपल्स चेम्बर, माई आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। जैसे कि जिस समय मैं और मेरी माँ प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बैठे थे, तो मेरी आँख से आंसू आ रहे थे। देन द प्रिंसिपल केम आउट ऑफ हिज चैम्बर एंड अपॉन सीइंग मी ऑर्डर मी टू स्टैंड अप। और जैसे ही प्रिंसिपल अपने चैम्बर से बाहर आया और मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे खड़े होने के लिए ऑर्डर किया, कमांड किया कि खड़े हो जाओ, खड़े नहीं हो सकती, ऐसा करके उन्होंने बोला। एज आई स्ट्रगल टू गेट अप, बा बोल्डली टोल्ड द प्रिंसिपल। और मैं उठने की कोशिश ही कर रही थी उस समय, तभी बा ने एकदम बोल्डली, है ना, एकदम जोर दे के प्रिंसिपल को बोला। क्या बोला? द स्कूल आवर्स आर नाउ ओवर, स्कूल का समय ख़त्म हो चुका है।
सो शी शैल नॉट स्टैंड अप, तो वह खड़ी अब नहीं होगी। ऐसा करके एकदम बोल्डली है ना उनके मुंह पे उन्होंने बोल दिया कि स्कूल का समय अब समाप्त हो चुका है, वो अब खड़े होगी नहीं होगी वो उसके ऊपर है, अब वह खड़ी नहीं होगी, ऐसा करके उनके सामने बोल दिया। यू हैव कॉल्ड अस टू कंप्लेन, आपने हमें कंप्लेन के लिए बुलाया है। प्लीज़ टेल अस व्हाट यू हैव टू, और आपने हमें कंप्लेन करने के लिए बुलाया है, तो आप अपना काम कीजिए, हमें कंप्लेन कीजिए, ऐसा करके उनके सामने भी बोल दी। देन द प्रिंसिपल वॉज स्टन, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, स्टन हो गए। देयर आफ्टर द प्रिंसिपल ऑलवेज टोल्ड मी डोंट ब्रिंग योर ग्रैंड मा टू स्कूल, आई एम स्केर्ड ऑफ हर। तो उसके बाद से देयर आफ्टर प्रिंसिपल हमेशा मुझे बोलते हैं कि अपने ग्रैंड माँ को स्कूल मत लाना, मैं उनसे डरता हूँ। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ बोला है, ठीक है, उनके प्रिंसिपल ने उनकी मदर को ग्रैंड माँ बोला है। क्यों बोला होगा आप बताइए? क्योंकि उनकी मदर काफ़ी एजेड थी, है ना, उनकी एजेड थी, इसलिए उनकी मदर ना समझ के उसको क्या समझे प्रिंसिपल, उनकी ग्रैंड मदर समझे। देन बा ऑलवेज वांटेड मी टू हैव अ हाई सेल्फ स्टीम येट नेवर बी एरोगेंट, माँ ने मुझे हमेशा आत्मसम्मान की भावना, मुझे हाई है ना उच्च आत्मसम्मान की भावना रखने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कभी भी एरोगेंट मीन्स घमंडी होने के लिए नहीं सिखाया। While addressing any elder person in writing, Ba insisted upon the use of the word मुरब्बी। मुरब्बी गुजराती में मुरब्बी बोलते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मानीय, इंग्लिश में रिस्पेक्टेड बोला जाता है। तो जब भी वह किसी को एड्रेस करती या पत्र लिखती, तो वह पत्र लिखने में पोलाइटनेस का इस्तेमाल करती, तो शुरुआत में वह क्या लिखती, मुरब्बी या फिर रिस्पेक्टेड इन सैल्यूशन, प्रणाम करने के लिए ऐसा वह लिखती थी। एंड प्रणाम ओबिसेंस इन द कम्प्लीमेंट्री क्लोजर ऑफ द लेटर, और अंत में लेटर को ख़त्म करने समय वह क्या लिखती थी, प्रणाम लिखती। तो यह उनका पोलाइटनेस था, राइटिंग में भी हर जगह वह बड़ों से किस प्रकार से बात करती थी, पोलाइटली, और जो रिस्पेक्टफुल वे में वह बात करती थी। आई हैव इनवेरिएबली फॉलोड दिस प्रैक्टिस देयर आफ्टर इन ऑल माई कॉरेस्पॉन्डेंस, और मैं उसके बाद से आज तक मैं जितने भी करेस्पॉन्डेंस है ना, मैं जितने भी आज पत्र वगैरह लिखती हूँ, सब चीज़ में मैं उसको इनवेरिएबली फॉलो करती हूँ, है ना, उनके तरीक़ों को आज भी वह मैं फॉलो करती हूँ। हर मैक्सिम वाज, उनका सूत्र था, वन हु बोज इज़ लाइक्ड बाई गॉड, जो झुकता है वह उसको भगवान भी पसंद करते हैं, ऐसा उनका एक सूत्र था। तो हमें हमेशा हमें विनम्र होना चाहिए। Seeing the complex pattern of relations in the family, sometimes I would get agitated, but would soothe me by saying, कभी कभी जो इतना, क्योंकि ऑथर और उनकी मदर एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उनके फैमिली की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देख के जब भी मैं गुस्सा हो जाती, तो बा मुझे कैसे शांत करती, शुद्ध मीन्स होता है शांत करना, काम डाउन करना, बाय सेइंग वो शुड नेवर चेंज आवर कलर्स, हमें कभी भी अपना रंग नहीं बदलना चाहिए। वी शुड बी फेथफुल टू द रिलेशंस टिल द एंड, और हमें अपने रिश्तों के प्रति हमेशा फेथफुल होना चाहिए, टिल द एंड, अंत तक हमें अपने रिलेशंस के प्रति फेथफुल होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ सफरिंग disillusionments in relationship, Ba continued to put in more than her share to sustain the relationship. Disillusionment मीन्स होता है निराशा, है ना, बहुत सारी निराशाओं के बावजूद भी, रिश्तों में बहुत सारी निराशाओं के बावजूद भी बा ने अपने हिस्से का जो शेयर था, है ना, वह हमेशा जारी रखा, ताकि उनका रिश्ता सही सलामत रहे, ताकि उनका रिश्ता जिए, है ना, सस्टेन कर पाए। तो इतने सारे धोखे फरेब और डिसअपॉइंटमेंट निराशा के बावजूद भी उन्होंने रिश्तों के संभालने का उनमें क्वालिटी थी। देन बा परफॉर्म्ड ऑल द रोल्स असाइंड टू हर वंडरफुली एंड कॉन्शियसली, तो बा को जितने भी रोल्स उनकी फैमिली में अदा किए गए थे, उनको उन्होंने बहुत ही वंडरफुली, है ना, एकदम आश्चर्यचकित तरीके से, सुंदर और सम्मानपूर्वक उन्होंने निभाया।
with unflinching devotion. She served my ailing grandmother in the last stage of her life. तो अपने अधिक भक्ति ना अपनी अधिक भक्ति के साथ उन्होंने मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी जो दादी थी, उनके लास्ट स्टेज में उन्होंने अब उनकी सेवा की, है ना, उनकी सेवा की, एलिंग किया, उनको ठीक किया। She tried to fill the loneliness of her widowed elder brother with love and companionship. उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर की विडो को भी एल्डर ब्रदर की विडो की जो लॉन्लीनेस थी ना, अकेलापन था, उसको भी उन्होंने अपने कंपेनियनशिप से और अपने लव से दूर किया। बा showered her care and love on all the knows and unknowns और नेबर्स। बा ने अपना केयर लव सभी लोगों के साथ, चाहे वह उनको जानते हैं, नोन हो, चाहे वो अननोन हो, सबके साथ उन्होंने अपना दुख सुख और प्यार बांटा। माई फादर्स मटर्नल फैमिली वॉज क्लोज टू अस एंड लिव्ड विद अस। मेरे पिताजी उनके फादर की जो मटर्नल फैमिली थी, मटर्नल फैमिली मीन्स उनकी मदर की जो रिलेशंस थे वो भी उनके क्लोज थे और वह उनके साथ रहते थे। बा लुक्ड आफ्टर ऑल हर ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉस। और बा ने उनके जितने भी ब्रदर्स इन लॉ, दामाद हैं और सिस्टर इन लॉ जो बहुएं हैं, उन सब का मदरली अफेक्शन है ना, एकदम मातृत्व की भावना से उनका ख्याल रखा। विट irony and humor flowed naturally in the family and enriched our lower middle class household, जिससे हमारी पूरी फैमिली हंसी खुशी आगे बढ़ने लगी। जो एक लोअर मिडिल क्लास थी वो एकदम हंसी खुशी आगे बढ़ने लगी हमारी परिवार, अब हमारी माँ की मदद ना, बिकॉज ऑफ हर मदर। विथ स्वीट इनोसेंस बा शेयर्ड मेमोरीज ऑफ हर मैरिटल लाइफ। For all of 32 years, my father showered love upon Ma without a tinge of male dominance. कभी कभी मेरी माँ अपने मैरिटल लाइफ है ना, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में भी मुझसे मेमोरी यादें उनसे साझा करती हैं। फॉर ऑल द 32 ईयर्स है ना, उनकी शादी के 32 ईयर्स के बाद भी उनके फादर उनसे बेहद प्यार करते थे। विदाउट अ टिंज ऑफ मेल डोमिनेंस, किसी भी प्रकार का डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस मीन्स होगा प्रताड़ना के, उनसे बहुत बेहद प्यार करते थे। एन अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन माई पेरेंट्स वॉज द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। मेरे पेरेंट्स के दोनों के बीच में जो अनकही समझदारी थी वही हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए ज़रूरी थी। दे बोथ वर्क टुगेदर इन लाइफ हैंड इन हैंड। वे पूरे जीवन भर दोनों हाथ में हाथ रख के चलते गए, इन परफेक्ट हार्मनी, एकदम सुखद अनुभव से, एकदम शांतिमय तरीके से वह इस प्रकार से जीवन भर हाथ में हाथ रख के बढ़ते रहे आगे। सच वॉज बॉस डिवोशन टू माई फादर। और इसी प्रकार से मेरी माँ का भी डिवोशन था, मेरी माँ की भी भक्ति थी। दैट शी अवॉइडेड फैमिली ओकेजन्स इफ़ शी हैड टू अटेंड देम विदाउट हर हस्बैंड। इसी प्रकार से मेरी माँ की भी भक्ति थी, मेरी माँ का भी प्रेम था कि अगर कभी उनको किसी फैमिली फंक्शन में जाना होता तो उस फैमिली फंक्शन को वह इग्नोर करती, क्योंकि अगर उनको अकेले जाना होता तो उनकी मदर का भी डिवोशन अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि अगर कभी उनको किसी फैमिली फंक्शंस में जाना होता था अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के बिना, तो वह उस फैमिली फंक्शंस में नहीं जाती थी। एंड कंसिक्वेंटली शी हैड अर्न द टाइटल मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। और इसी से है ना, इसी उनके प्रेम के वजह से उनको एक टाइटल मिल गया। वो टाइटल क्या था? मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड, है ना, अपने पति के प्रेम में पागल। इस प्रकार का उनके फैमिली लोग उनको टाइटल दे दिए, उनको नाम दे दिए कि यह जो
लड़की है वो क्या है, ये महिला है, अपने हस्बैंड के प्रेम में पागल है, ऐसा उनको बोलते हैं। एंड शी एक्सेप्टेड इट विथ प्लेजर, और उन्होंने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। इस यहाँ से क्वेश्चन है लर्नर्स, यहाँ से देखिए ये वाला, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। देन she rarely visited her father's house, which was just a short distance away, and it was rare occasion on which she agreed to stay back at her father's house. वह अपने पिता के यहाँ भी बहुत कम जाती थी, और ऐसे बहुत कम ओकेजन्स होते थे, अवसर होते हैं जब वहाँ पे वह रुकने के लिए मानती थी, लेकिन उनका पूरा डिवोशन किधर था, अपने हस्बैंड के फैमिली में रहने के लिए। तो अपने फादर के घर भी बहुत कम जाती थी, जो उनके पास में ही था। My father would dutifully turn up to take her home, and बा would happily return with him. तो जब भी मेरे फादर ड्यूटीफुली उनको लेने जाते थे, तो अब बिना किसी झगड़े के, बिना किसी गम के वह उनके साथ आ जाती थी ड्यूटीफुली। Both my father and ba confessed with great pleasure that this happened every time, and that too without any prior understanding. तो इस प्रकार की जो होती थी ग्रेट प्लेजर, है ना, इस प्रकार की जो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग थी, और बिना पहले ही निश्चित की गई स्थितियों से निर्मित होती थी, है ना। तो वह एक दूसरे को इतना अच्छे से समझते थे कि उनसे किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती थी। When Ba was 33, tragedy struck in the family, and my father's favorite niece means भांजी, lost her husband. My father was heartbroken. Ba stood by my father like a true companion. जब बात 33 वर्ष की, तभी हमारे फैमिली में एक अप्रिय घटना घट गई। मेरे फादर की जो फेवरेट नीस थी ना, उनकी फेवरेट जो भतीजी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और मेरे फादर हार्ट ब्रोकन, एकदम उनका दिल टूट सा गया। लेकिन लाइक अ ट्रू कंपेनियन, एक सही जीवन, एक अच्छे सच्चे जीवन साथी के रूप में मेरी माँ मेरे फादर के साथ खड़ी रही। एंड दे बोथ सपोर्टेड हिज नीज इन रिबिल्डिंग हर लाइफ, और वे दोनों ही उनकी भांजी के जीवन को पुनः जीवित करने के लिए दोनों ने उनका सपोर्ट किया। हर एम्फेथेटिक नेचर कैम टू द फोर, एंड along with my father's niece, Ba renounced wearing colorful clothes and ornaments, instinctively sharing norms of widowhood. और उनका एम्फेथेटिक नेचर इस प्रकार से था कि जब उनके हस्बैंड की भतीजी भांजी का जो हस्बैंड का डेथ हुआ, तो उन्होंने अपने से ही, है ना, इंस्टिंक्टिवली मीन्स होता है अपने आप से ही, उनके साथ क्या कर दिया, कलरफुल साड़ी पहनना बंद कर दिया, क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहनना छोड़ दिया, क्योंकि ताकि उनको उनके फादर की न्यूज़ को ऐसा ना लगे कि वो अकेले हो गए। इस वजह से उनकी मदर ने इंस्टिंक्टिवली अपने आप से ही ये सब चीज़ें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? शेयरिंग नॉर्म्स ऑफ विडोवुड, ताकि वह भी विडो, है ना, विधवापन का उसके साथ सहारा बन सके, विधवापन के लिए उनके कंपेनियन बन सके। My father passed away at the age of just 55 when the family was preparing for my elder brother's marriage. और मेरे पिताजी की मृत्यु कब हुई? जब वह 55 ईयर्स के थे, जिस समय मेरे घर में मेरे एल्डर ब्रदर्स की शादी की तैयारी चल रही थी, उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। बोथ माई ब्रदर्स वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्टैंड अपॉन देयर फीट, और उस समय मेरे दोनों भाई को अपने पैर पे खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। एंड आई वॉज येट टू एनरोल इन स्कूल, और मैं उस समय बहुत छोटी थी कि मेरा स्कूल में भी भर्ती नहीं हुआ था, लगभग 4-5 साल की वह रही होंगी। द वेडिंग सेरेमनी वॉज पोस्टपोन्ड एंड ग्लूम डिसेंडेड अपॉन द फैमिली। ना, जो वेडिंग जो था उनके फादर की डेथ की वजह से पोस्टपोन हो गया, और ग्लूम
तरह से निरस्ता पूरी फैमिली में छा गई। आफ्टर 6 months द मैरिज वॉज परफॉर्म्ड विदाउट मच सेलिब्रेशन। उसके बाद में 6 महीने बाद शादी हुई, बिना कोई धूमधाम से ना, बिना धूमधाम से शादी हुई। लेकिन बा पुशिंग अ साइड सैडनेस, लेकिन बा ने अपने सैडनेस को, अपने दुख को साइड में रख के कुकड ट्रेडिशनल स्वीट्स एंड वेलकम्ड माय ब्रदर्स ब्राइड एज सी स्टेप्ड इनटू आवर हाउस फॉर हर न्यू लाइफ। क्योंकि बा ने अपने दुख को साइड में रख के कुछ ट्रेडिशनल स्वीट्स मिठाइयाँ बनाई और मेरे भाई के दुल्हन को ना, अपनी बहू को अपने घर में प्रवेश दिया, क्योंकि वह नया जीवन शुरू करने वाले थी हमारे घर में। तो इस प्रकार से उनकी मदर की जो पर्सनैलिटी थी वह थी। बा always chose to stand at the fringe to facilitate sufficient space for others। बा हमेशा एक कोने में खड़े होने के लिए, होली में खड़ा होना पसंद करती थी, ताकि लोगों को बाकी जो स्पेस है वह बाकी लोगों को मिले, बाकी लोगों की प्रॉपर स्पेस मिले। इस वजह से वो हमेशा फ्रिंज, फ्रिंज मीन्स होता है एज। एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू बा ऑलवेज रिमेन एट द सेंटर ऑफ आवर फैमिली। क्योंकि और इसी के वजह से वह जो है उनकी इसी वर्च्यू, इसी गुण की वजह से वह हमेशा सेंटर ऑफ आवर फैमिली है ना, हमारे फैमिली के केंद्र में रही। इन हर एब्सेंस टू नो वन कुड एवर स्केप हर टेंडर इन्फ्लुएंस। तो अगर कभी वह बाहर चली जाती है या उनकी अनुपस्थिति में भी, इस वजह से उनकी अनुपस्थिति में भी कोई भी उनके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकता, उनके प्रभाव से नहीं बच सकता। ऑफ कोर्स बा नेवर फेल्ट अटैच टू सच फीलिंग्स, नॉट इवन रिमोटली। हालांकि बा कभी इस प्रकार की संवेदना उन्होंने जाहिर नहीं की है। डिस्पाइट being brought up in an orthodox society, Ba's modernity astonished me many a times। बा भले ही इतनी ऑर्थोडॉक्स है ना, रूढ़िवादी सोसाइटी में पली बड़ी हो, लेकिन बा की मॉडर्निटी मतलब उनकी आधुनिकता मुझे कई बार चकित कर चुके हैं ना। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज कर चुकी हैं। फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड सर्विस आई ऑफन हैड टू ट्रैवल आउट ऑफ स्टेशन, बा वंस सैड। मुझे अपनी पढ़ाई और बाकी सेवा के लिए आउट ऑफ स्टेशन है ना, गांव से बाहर जाना पड़ता था। तो बा ने मुझे एक बार कहा था, क्या कहा था, नाउ योर लाइफ इज सिमिलर टू अ मैन्स लाइफ। अब बेटा तुम्हारी जो जीवन है वो कैसा है, एक आदमी के लिए, एक जैसे एक आदमी का जीवन होता है ना, भाग दौड़ वाली जीवन, उस प्रकार से हो चुकी है। द वर्ल्ड इज़ व्हाट इट इज़, है ना, तो दुनिया है ऐसी ही है। गॉड फॉरबिड बट इफ़ यू बिकम प्रेग्नेंट नेवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। भगवान न करे बेटा, इफ़ यू बिकम प्रेग्नेंट, है ना, तुम अगर प्रेग्नेंट हो जाती हो तो कभी भी सुसाइड करने की मत सोचना, ऐसा उनकी मदर उनको बोलती हैं। तो उनकी माँ भले ही उस रूढ़िवादी परिवेश में, उस सोसाइटी में पली बड़ी हो, लेकिन उनकी मॉडर्निटी देखिए यहाँ तक कि अगर कभी बेटा तुम कभी प्रेग्नेंट हो गई तो सुसाइड करने की कभी भी मत सोचना, ऐसा करके उनका नज़रिया था लाइफ के प्रति। लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, जीवन बहुत बहुमूल्य है। गिव बर्थ टू द चाइल्ड एंड ब्रिंग इट अप विथ प्राइड। उस बच्चे को जन्म दो और उसको तरह से प्राइड, उसको गुरूर से बड़ा करो। टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हर बोल्ड एंड प्राउड अप्रोच टू लाइफ, आई वंडर हाउ फार अहेड ऑफ हर टाइम शी वॉज। तो आज मैं जब उनके इस बोल्ड मूव के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वह अपने समय से, है ना, उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से वह कितना आगे चल रही थी। कि रूढ़िवादी सोसाइटी में ऐसा होता नहीं कि लड़कियों को इतना छूट मिले, इधर उधर घूमने जाने दिया जाना चाहिए। और साथ ही उनका पर्सपेक्टिव था, वह उस समय से बहुत आगे था, बहुत ही वह मॉडर्न थी उस एज में भी, ऐसा अथर को लगता है। देन बा नेवर प्रेज्ड और इलोजिसाइज
eulogized us despite her deepest love for us। बा ने हमारी कभी भी प्रशंसा नहीं की, हालांकि उनके अंदर हम लोगों के लिए बहुत डीपेस्ट लव था, है ना, बहुत ही गहरा प्यार था। इट वॉज एन इम्प्लिसिट मैनिफेस्टेशन ऑफ हर डिटैचमेंट फ्रॉम इमोशन, और यह उनका एक तरीका था इस इमोशन से, इस भावना से दूर होने का। शी लिस्टन साइलेंटली व्हेन एनीवन eulogized us। This unshaken detachment stood by her even at the time of death। जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता तो वह उसको ध्यान से सुनती, और ये जो उनका डिटैचमेंट था, है ना, उनका जो अनछुआपन था, वह उनकी मृत्यु तक उनके साथ चला। शी suffered a severe heart attack while doing household work on the night preceding the day of महाशिवरात्रि, द नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा's बर्थ। उनको एक दिन, है ना, एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ। किस दिन? द नाइट प्रिसीडिंग द डे ऑफ महाशिवरात्रि, जिस दिन महाशिवरात्रि था उस दिन उनको हाउस होल्ड वर्क, घर का काम करते समय एक हार्ट अटैक आया। शी एंड्यूर्ड अनबियरेबल पेन फॉर अ फुल 60 मिनट्स। उन्होंने पूरे 60 मिनट तक असहनीय दर्द को झेला। बट शी कंटिन्यू टू चैंट हर प्रेयर्स, लेकिन उस दर्द के बावजूद वह अपने प्रेयर्स, वह अपनी प्रार्थना करती रही। हर लास्ट वर्ड्स टू अस वर, आई हैव नो वरीज अबाउट यू, यू आर नाउ ग्रोन अप, द अनरेस्ट आई एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ डेथ, नाउ आई लिव। तो जो जिस समय वह अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तो उनका अंतिम शब्द क्या था कि आई हैव नो वरीज अबाउट यू, मुझे तुम लोगों के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। आप सभी क्या हो चुके हैं अब, है ना, आप सभी अब ग्रोन अप हो चुके, आप तुम सब बड़े हो चुके हो। मुझे जो अनरेस्ट था, है ना, मुझे व्याकुलता थी इस मृत्यु की, तो अब भी उस मृत्यु की जो व्याकुलता थी ना, इसी के बारे में मैं चिंता करती थी, तो वह भी अब मेरे सामने है, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसा करके उन्होंने उनको बोला अपने अंतिम समय में। हर लास्ट ब्रेथ ब्रॉट आवर 25-year लॉन्ग जर्नी ऑफ टुगेदरनेस टू एन एंड। उनकी अंतिम सांस ने हमारी 25 साल की, है ना, 25 ईयर्स की जो लॉन्ग जर्नी थी, जिनको हमने एक साथ चला था, उसको ख़त्म कर दिया, टू एन एंड। ऑन द dawn of शिवरात्रि आई रिलीव्ड द same sorrow which I had experienced at the age of 5 on the demise of my father। और महाशिवरात्रि की सुबह मैंने वो सेम सॉरो, सेम दुख को एक्सपीरियंस किया जिसको मैंने अपने फादर के डेथ के समय एक्सपीरियंस किया था। जिस समय मैंने अपने फादर के डेथ को फेस किया था उस समय भी मुझे ऐसा ही दुख महसूस हो रहा था। उसको मैंने दोबारा उस दिन महसूस किया जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई। नाउ द ईयर्स आर पासिंग अवे सेंस बा। तो अब जो है, सेंस में होता है विदाउट, अब जो है सालों बीत जा रहे हैं बिना बा के, है ना, बा के बिना वर्षों बीते जा रहे हैं। येट हर क्लैरिटी ऑफ थॉट, येट हर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ आर अ पार्ट ऑफ माई इनर सेल्फ। फिर भी उनके विचारों की जो स्पष्टता है और जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी है लाइफ के प्रति, वह मेरे इनर सेल्फ का पार्ट है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, तो यह सब मुझ में भी है। शी हैड negligible education, yet she made so much of her simple life and gave confidence to choose to those around her। उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने सिंपल लाइफ को इस प्रकार से बनाया और
उनके साथ जो थे, उनके आसपास जो थे, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आपको लाइफ कैसे जीना है बिना एक प्रॉपर एजुकेशन के। बा लिव्ड एन ओपन लाइफ डिवोइड ऑफ pomposity। बा ने एक सामान्य जीवन जिया, डिवॉइड ऑफ pomposity। डिवॉइड ऑफ pomposity मीन्स होता है आडंबर से रहित, है ना, जिसमें बिल्कुल भी pomposity आडंबर नहीं था, उस प्रकार के जीवन उन्होंने जिया। शी इनकैलकुलेटेड इन अस अ रिच लेगेसी ऑफ वैल्यूज़। और उन्होंने हमारे ऊपर एक तरह से रिच लेगेसी ऑफ वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ की एक लेगेसी, एक पीढ़ी छोड़ के गई है वो हमारे ऊपर। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, मेमोरीज ऑफ बा जेंटली कम एंड सीट अपॉन माई आई लिड्स। बा आस्क मी आर यू स्लीप। तो हर रात जब मैं सोती हूँ उस समय मेरी माँ का जो याद है वो जेंटली, है ना, धीरे से आके मेरे आईलिड्स में, मेरी पलकों में आके मुझसे पूछती हैं, क्या पूछती हैं, आर यू स्लीप, क्या तुम सो गई हो, ऐसा उनके पास उनकी मेमोरी आके पूछती है। दिस इज़ नॉट डन, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ। देयर आर मैनी थिंग्स स्टिल अनटोल्ड, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अनटोल्ड है, अनकही हैं। आई एम एनगल्फ्ड बाई बास एब्सेंस, मैं अपनी माँ की अनुपस्थिति से घिरी हूँ। एनगल्फ मीन्स होता है घिरा होना, अपनी माँ की अनुपस्थिति से घिरी हुई हूँ। आई फील प्रिविलेज्ड टू बी बास डॉटर, और मुझे गर्व होता है कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। आई गॉट हर एंड देन आई लॉस्ट हर टू, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। आई गॉट हर, वह मुझे मिली, एंड उसके बाद में मैंने उसे खो भी दिया। बट डिड आई, क्या सचमुच मैंने उन्हें खो दिया? नहीं। द बॉन्ड बिटवीन अस रिमेन इंटैक्ट टू दिस डे, लेकिन जो हमारे बीच का जो बॉन्ड था वो आज भी हम दोनों के बीच में जीवित है, आज भी दोनों के बीच में कनेक्टेड है। शी कंटिन्यूज टू लिव विद इन मी, वह अब मुझ में ही जीवित रहती है ना, अभी अब वह मुझ में, खुद मुझ में जीवित हैं। आई एम वेरी प्राउड, और मुझे अपने आप पे गर्व होता है। आई हैव स्लेप्ट इन दाई यूम, दाई यूम मीन्स होता है यूअर वूम। मुझे गर्व होता है कि मैं आपके वूम में, है ना, आपकी गोद में खेले, मैं आपकी गोद में सोई, इस पर मुझे गर्व होता है, ऐसा वह अपनी माँ को बोलती हैं। आई होप लर्नर्स, ये स्टोरी जिसको एक बेटी ने अपनी माँ के लिए लिखा है, जो है दर्शन ढोलकिया डॉटर अपनी मदर रसिकपाल ढोलकिया के लिए लिखा है, आपको समझ में आया होगा। इसमें पूरा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मदर से क्या कुछ सीखा और उनकी मदर की पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, यह भी उन्होंने पूरा चित्रित किया कि वो किस प्रकार से एक ऑर्थोडॉक्स, एक रूढ़िवादी समाज में रहते हुए भी उनकी जो सोच थी कितना मॉडर्न थी, है ना, बहुत ही आधुनिक उनकी सोच थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका आंसर क्वेश्चंस ये है, मैं इस क्वेश्चंस के आंसर जिस समय एक्सप्लेन कर रहा था उस समय बता दिया था, फिर भी इस क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके इसके क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।